औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे यूट्यूब चैनल अगली डकलिंग में आप सबका खैर मकदम है। मैं अपना फन दिखाता हूँ तू अपना फन दिखा, मैं अपना फन दिखाता हूँ तू अपना फन दिखा। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। नाचीज़ को रुबीना हमीद शिकलगार कहते हैं। मैं पिछले 15 साल से अंजुमन खैरुल इस्लाम उर्दू हाई स्कूल सतारा में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। यह है आपका सबक सिया रोशनी, जिसकी मुसन्निफ़ा है परवीन शीर, और हम अभी चौथे पैराग्राफ को पढ़ने जा रहे हैं। मैं पहले बुलंद ख्वानी करूँगी, उसके बाद इसका खुलासा करूँगी। वैन जोहानिसबर्ग की सड़कों पर दौड़ रही थी, होटल वंडर रोज की तरफ। कैनन हाथ में माइक पकड़कर अगली सीट पर बैठा हुआ था। उसकी आवाज वैन में गूंज रही थी। वो कह रहा था, जोहानिसबर्ग में साउथ अफ्रीका का सबसे पुराना स्कूल है, जो सन 1895 में तामीर हुआ था। नेल्सन मंडेला के दोनों मकानात यही हैं। वैन में बैठे हुए सयाह कैनन से सवालात कर रहे थे और वो जवाबात दे रहा था। जोहानिसबर्ग में सोने की कान का पता जॉर्ज वॉकर और जॉर्ज ब्रेसन ने लगाया था। साउथ अफ्रीका कुदरती वसाइल की वजह से दौलतमंद हो गया है, क्योंकि यहाँ सोने और हीरे के ज़खायर हैं। यहाँ गोरों की आबादी 10% है। यहाँ मौसम सरमा जुलाई से शुरू हो जाता है। कैनन बोलता जा रहा था। तो अब इस पैराग्राफ में आप लोगों को ये बताया है कि किस तरह उनका सफ़र शुरू हुआ। वो सब उनके रहबर, उनके गाइड कैनन के साथ वैन में बैठे, और वैन जो है वो जोहानिसबर्ग की सड़कों पर दौड़ रही थी और एतराफ़ की चीज़ों की मालूमात कैनन उन्हें दे रहा था, जो माइक पकड़े हुए अगली सीट पर बैठा था। और ये वैन उनकी होटल की तरफ जा रही थी, जिसका नाम वंडर रोज था। और पूरे वैन में कैनन की आवाज़ गूंज रही थी। कैनन उनको बता रहा था कि जोहानिसबर्ग बहुत सारी चीज़ों के लिए मशहूर है। यहीं पर साउथ अफ्रीका का सबसे पुराना स्कूल है, जो सन 1895 में तामीर हुआ था। और एक और ख़ास बात यह है कि नेल्सन मंडेला, जिन्हें हम उनकी मशक्क़तों के लिए, उनकी जद्दोजहद के लिए जानते हैं, उनके दोनों मकानात भी यहीं पर है। इसके अलावा भी कई सवालात के जवाबात जो सयाह कैनन से पूछ रहे थे, और कैनन बड़े इत्मीनान से उनके सवालों के जवाबात दे रहा था। जोहानिसबर्ग के बारे में मज़ीद बताते हुए कैनन ने बताया, साउथ अफ्रीका जो है वो कुदरती तौर पर बहुत मालामाल सरजमीन मानी जाती है। यहाँ पर सोने की और हीरे की कानें हैं। तो सोने की कान का पता लगाने वाले जो शख्स थे, उनका नाम उसने बताया, जॉर्ज वॉकर और जॉर्ज ब्रेसन। साउथ अफ्रीका में हीरे और सोने के लिए साउथ अफ्रीका मशहूर है, और यहाँ पर गोरों की तादाद 10% है, ये बताया कैनन ने। और साथ ही ये बताया कि मौसम सरमा यहाँ पर जुलाई के महीने में शुरू होता है। परवीन वैन की खिड़की से बाहर देख रही थी। मकई के खेत के रंगों से सुरूर हासिल कर रही थी और कैनन की आवाज से इल्म के मोती चुन रही थी। स्वीटू की सड़कों पर सुबह की नर्म धूप अपने सुनहरे परों को फैलाए बैठी थी। सड़क के किनारे रंग ही रंग थे। छोटे छोटे स्टॉलों में फनकारों के फन चमक रहे थे। मुजस्समे और क्राफ्ट, मुसव्विरी और रंगीन पोशाक। फुटपाथ पर भी चादरों पर तरह तरह की अशिया बराए फरोख्त मौजूद थी। लोग मोल तोल कर रहे थे। परवीन उस दुकानदार औरत की बेबसी को देख रही थी, जिसे अपनी बका के लिए कीमत कम करनी ही थी। वैन का ड्राइवर ग्योपा था। उसने वैन स्वीटू के एक मफलूकुल हाल इलाके में रोक दी थी। सब सयाह बाहर निकलकर कैनन के पीछे पीछे चल रहे थे। गर्दोगुबार में डूबी हुई कच्ची सड़कें, तंग गलियां
बदरंग छोटे छोटे घर, कहीं कहीं गड्ढों में जमा हुआ पानी, नंगे पांव बोसीदा कपड़ों में खेलते हुए बच्चे, घर के दरवाजों पर बैठे चाय पीते हुए गपशप में मसरूफ लोग जिन्हें जिंदगी की दौड़ से कोई मतलब न था। मकानों के सामने तारों की जंग आलूद बाड़ और हर घर पर टीन की छत। ये इलाका जोहानिसबर्ग से 20 मील दूर है। इसे स्वीटो कहते हैं। अपार्थाइड के दौरान कालों को इसी जगह भेज दिया गया था। स्वीटो का माहौल और कच्चे रास्ते और गलियों से उड़ती हुई गर्द के जर्रे कह रहे थे कि किस तरह वो मुल्क दर्द का गहवारा बना था। गली की धूल परवीन के कदमों से लिपट रही थी और वो सोच रही थी कि सयाहत सिर्फ जमालियाती ज़ौक़ की तस्कीन नहीं, खुरदुरी बदसूरती की आगही का नाम भी है। चलिए अब इस पैराग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। खासा बड़ा पैराग्राफ है। अभी देखिए यहाँ पर हम ये पढ़ चुके हैं, ये समझ चुके हैं कि कैनन जो उनका रहबर है, जो उनका गाइड है, वो उन्हें मालूमात दे रहा था। इसी तरह मुसन्निफ़ा का सफ़र आगे बढ़ता है और वो वैन जो है वो परवीन वैन की खिड़की से बाहर झांक रही थी और कुदरती हुस्न का जायजा ले रही थी, जिसमें उन्होंने देखा कि मकई के खेत हैं जिनकी खूबसूरती देखते ही बनती है और साथ ही कैनन की आवाज़ भी उनकी कानों में पड़ रही थी जो इल्म के मोती बिखेर रही थी और मुसन्निफ़ा वो सुन रही थी, उससे महसूस हो रही थी, इल्म के मोती चुन रही थी, इल्म हासिल कर रही थी। जोहानिसबर्ग के बारे में, साउथ अफ्रीका के बारे में, जोहानिसबर्ग के बारे में। स्वीटो की सड़कों पर सुबह की नर्म धूप अपने सुनहरे परों को फैलाए बैठी थी, यानी हर तरफ जो है सुबह की नर्म नर्म धूप थी। वो धूप जो खुशगवार लगती है, अच्छी और भली मालूम होती है। सड़क के किनारे रंग ही रंग थे, यानी जो ये नज़ारा देखते ही बनता था। सड़कों के किनारे जो है वो सूरज की नर्म धूप की वजह से, खेतों की वजह से रंग ही रंग बिखरे हुए नजर आ रहे थे। और क्या देखा मुसन्निफा ने कि छोटे छोटे स्टॉलों में फनकार, यानी जो वहाँ के जो कलाकार थे, वो उन्होंने अपने फन के अलग अलग नमूने जो हैं वो सजा रखे थे बेचने के लिए, खरीदो फरोख्त के लिए, जिसमें मुजस्समे थे, यानी मूर्तियां थी, और कुछ क्राफ्ट की बनी हुई चीजें थी, यानी कागज से जो बनाते हैं वैसी चीजें थी, और मुसव्विरी यानी कुछ पेंटिंग्स थी, और साथ ही रंगीन पोशाकें भी थी जो वहाँ की इलाकाई पोशाक होती है और वो वहाँ घूमने आए हुए सयाहों को बहुत दिलकश मालूम होती है। तो ऐसी पोशाकें भी वहाँ पर खरीदो फरोख्त के लिए लगी हुई थी। फुटपाथ पर चादरों पर तरह तरह की अशिया बराए फरोख्त मौजूद थी, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो सड़क पर चादर बिछाकर, जैसे हमारे यहाँ पर भी आप लोगों ने देखा होगा फुटपाथ पर लगाते हैं लोग अपने अपनी कपड़े पर, चादर पर बिछाकर चीज़ें बेचते हैं, वैसे वहाँ पर भी ऐसे ही नज़ारा मुसन्निफा को देखने को मिला। वो देख रही थी कि लोग मोल तोल कर रहे थे। यहाँ पर रुककर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जो ऐसे हम जब किसी जगह पर घूमने के लिए जाते हैं और जिस जगह का पेशा सयाहत पर मबनी सयाहत होता है, यानी सयाहत भी एक अहम पेशा होता है, तो ऐसी जगह पर जो लोग अपनी फनकारी के नमूने, मुजस्समे, तस्वीरें, कपड़े वगैरह लेकर जो बैठे रहते हैं, उन लोगों से जब हम सयाहत के लिए जाते हैं, हम जब घूमने के लिए जाते हैं, तो हमें मोल भाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका पूरा दारोमदार जो है इस सयाहत के पेशे पर होता है कि सयाह आएंगे और उनसे उनकी चीज़ें खरीदेंगे और उनका घर चलेगा। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम कहीं पर भी अगर घूमने के लिए जाते हैं तो बगैर मोल भाव किए बार्गेनिंग थोड़ी बहुत करनी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं कि जितनी खुशी हमको होती है किसी चीज़ की खरीदने की, बेचने वाले को भी वैसी खुशी होनी चाहिए कि उसको भी वो फ़ायदा मिलना चाहिए बेचने का। ठीक है, तो इसके आगे फिर से एक बार उन्होंने याद दिलाया है, हमारा जहन उस तरफ ले जा रही है मुसन्निफा कि उन्होंने एक औरत को देखा और वो औरत बेबस थी, वो नहीं करना चाहती थी अपनी चीज़ों के दाम कम, लेकिन अगर वो दाम कम करेंगी नहीं तो ये गाहक भी हाथ से
निकल जाएगा। इसलिए उसकी बेबसी देख रही थी मुसन्निफा कि वो औरत कितनी बेबस है, वो दुकानदार औरत कितनी बेबस है, जिसे अपनी बका के लिए यानी अपने वजूद को कायम रखने के लिए, बचा कर रखने के लिए अपनी चीज़ों की कीमत को कम करनी पड़ रही थी। यानी वो कम करना चाहती नहीं थी, लेकिन उसको कम करनी पड़ रही थी मजबूरन। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने बताया है कि वैन का जो ड्राइवर था वो योपा था। आगे चलकर उसने स्वीटो, जो मफलूकुल हाल यानी गरीब लोगों का इलाका है, वहाँ पर उनके ड्राइवर ने वैन को लाकर रोक दिया। सब सयाह वैन से निकले और कैनन के पीछे पीछे, जो उनका गाइड था उसके पीछे पीछे उस इलाके का मुशाहिदा करने के लिए निकल गए। उन्होंने देखा, क्या देखा मुशाहिदे में, कि वो एक ऐसी गरीब बस्ती थी जहाँ पे कोई सहूलतें नहीं थी, यानी कच्ची सड़कें थी, छोटी छोटी गलियां थी और बदरंग यानी रंग नहीं था जिनमें कुछ। बदरंग का मतलब होता है जिसका रंग उड़ा हुआ था, बरसों से जिन घरों को रंग किया ही नहीं गया है, ऐसे छोटे छोटे घर उन्होंने देखे। और ये भी देखा कि जगह जगह पर कच्ची सड़कें होने की वजह से गड्ढों में पानी जमा हुआ था और बच्चे फटे पुराने, बोसीदा, खराब, गंदे कपड़ों में नंगे पांव वहाँ पर सड़कों पर खेल रहे थे। और घर के दरवाज़ों पर बैठे कुछ लोग जो हैं वो गपशप लड़ा रहे थे, चाय पी रहे थे। ये वो लोग थे, वो उम्र रसीदा लोग थे, वो बूढ़े लोग थे जिन्हें अब जिंदगी की भागदौड़ से कोई लेना देना नहीं था। जवान जो होते हैं, जो काम करने के लायक होते हैं, वो तो घर से निकल जाते हैं काम के लिए, घर में बचते हैं तो बच्चे और बूढ़े। तो बच्चों का उन्होंने बताया कि नंगे पांव फटे पुराने कपड़ों में वो क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, और बूढ़े चाय के मज़े ले रहे थे, गपशप लड़ा रहे थे। मकानों के सामने तारों की जंग आलूद बाड़ और हर घर पर टीन की छत थी। यानी आप समझ रहे हैं कि मुसन्निफा ने बिल्कुल अंडरलाइन करके आपको बताया है कि मकान कच्चे हैं, टीन की छत है यानी पतरे की छत है, और जो बाड़, जो फेंस लगाई हुई है, फेंस कहते हैं अंग्रेजी में बाड़ को, जो इहाता किया हुआ रहता है आंगन, एक छोटा सा इतना हिस्सा हमारा आंगन है, तो वो जो आंगन का फेंस की हुई थी, बाड़ लगाई हुई थी, वो जंग आलूद तारों की बाड़ थी। यानी एक ज़माने से उन मकानों को, उस जगह को कोई भी दुरुस्ती हुई नहीं है, कोई मेंटेनेंस उसका रखा नहीं गया है। यानी इतनी गरीबी है, उनके अपने बदन के कपड़े फटे हुए, बोसीदा, पुराने हैं, तो उनके पास इतने पैसे हैं नहीं कि वो एक अच्छी साफ सुथरी जिंदगी भी जी सकें। तो उनके कपड़ों का भी हाल बुरा था और उनके घरों का भी हाल बहुत बुरा था। ये इलाका जोहानिसबर्ग से 20 मील दूर है। इसे स्वीटो कहते हैं। अब ये स्वीटो किसे कहते हैं उसके बारे में इससे पहले भी उन्होंने जिक्र किया है। जो गरीब लोगों का इलाका है उसे स्वीटो कहते हैं। और ये कब हुआ, कब ये इलाका वजूद में आया? अपार्थाइड के दौरान काले लोगों को इसी जगह भेज दिया गया है। जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि काले और गोरों के में बहुत भेदभाव होता था और इसी वजह से जो है बहुत ज़्यादा लड़ाई और झगड़े होते थे, जुल्म सितम होते थे। इसलिए ये अपार्थाइड के बाद में लोगों को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया कि आप लोग यहाँ पर रहेंगे। उस इलाके को स्वीटो कहते हैं। स्वीटो का हाल, और चूंकि वो उनको कमतर समझते थे इसलिए इस इलाके की तरक्की के बारे में किसी ने कुछ भी सोचा नहीं है। स्वीटो का माहौल और कच्चे रास्ते और गलियों से उड़ती हुई गर्द के जर्रे कह रहे थे कि इस मुल्क ने कौन सा दर्द बर्दाश्त किया है। वो अपने दर्द की कहानी बता रही थी। वो कच्ची सड़कें, वो छोटी छोटी तंग गलियां, उनके घर, और ये पूरा माहौल स्वीटो का बता रहा था कि वो किस गम से, किस रंज से, किस परेशानी से गुजरे हैं। गली की धूल परवीन के कदमों से लिपट रही थी। वो सोच रही थी कि सयाहत, यानी अब वो आपको बता रही हैं कि जैसे वो उन सड़कों पे से बाकी सयाहों के साथ में वो घूम रही थी। मुसन्निफा हमको ये बताना चाहती हैं कि जब हम सयाहत के लिए, घूमने के लिए कहीं जाते हैं तो हमेशा हमारा मकसद जो है जमालियाती ज़ौक़ की तस्कीन नहीं होना चाहिए। मतलब किसी कुदरती जगह की सैर करने के लिए जा रहे हैं, नदी नाले, तालाब, झील, झरने, वादियों की सैर करने के लिए जा रहे हैं, महसूस होने के लिए जा रहे हैं कुदरती ज़ौक़ से, कुदरती नज़ारों से,
फैज़ उठाने के लिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सयाहत का मकसद जो है, कभी कभी ज़िंदगी की खुरदुरी बदसूरती से आशनाई के लिए, आगही के लिए भी हमें सयाहत करनी चाहिए। तो उन्होंने हमको ये बहुत बड़ी सीख देने की कोशिश की है कि घूमने फिरने का मतलब हमेशा मज़ा नहीं होना चाहिए। किसी भी जगह जब हम जाते हैं तो उस जगह पर जाकर हमको कभी कभी हमको ऐसी जगह भी जाना चाहिए जहाँ से हम कुछ सबक हासिल कर सकें, लोगों के गम को समझने की काबिलियत हमारे अंदर आ जाए। ऐसी जगहों पर भी हमें जाना चाहिए। अगले पैराग्राफ की तरफ आते हैं हम। सयाहों ने स्वीटू में एक गरीब खानदान के खस्ता हाल 2 कमरों के मकान को भी देखा, जिसके दरो दीवार बदहाल थे, जिनका रंग उड़ा हुआ था। कमजोर सुतूनों पर टीन की छत टिकी हुई थी। एक बाथरूम सहन में था, जिसे हमसाए भी इस्तेमाल करते थे। 2 कमरों के इस घर में 9 अफराद रह रहे थे। एक छोटे कमरे में बिस्तर और मेज के दरमियान चलने की जगह भी नहीं थी। छोटी सी खिड़की से रोशनी भी सहमी हुई सी अंदर आ रही थी। एक कमरा ज़ईफ बाप का था। नीम रोशन छोटा सा पुराना बिस्तर और छोटी सी रंग उड़ी हुई मेज थी। उस कमरे के एक कोने में बोसीदा कुर्सी पर एक 9 उम्र लड़की बैठी हुई कोई रिसाला पढ़ रही थी। उस लड़की के चेहरे पर परवीन ने बेजारी के आसार देख लिए थे। उसकी आंखों में उसने खुददारी की परछाइयां भी देख ली थीं। लड़की के 9 उम्र खून में गम गुस्से की लहरें नजर आ रही थीं। परवीन का दिल उस बेजार लड़की से बहुत सारी बातें करना चाहता था। वो लड़की के करीब चली गई। सवाल किया, क्या तुम यहीं रहती हो? उसने बहुत रूखा सा जवाब दिया, यकीनन। शायद उस नौजवान लड़की को, जो सिर्फ 16 साल की थी, अपने वजूद, अपने खानदान और अपने घर को नुमाइश का सामान बनाए जाने का शिद्दत से एहसास था। सयाहों के लिए उनकी खस्ताहाली, उनकी बेबसी एक तफरीह बन गई थी। दस्तूर ये था कि सयाह हमेशा इस घर की गुर्बत का नज़ारा करके उन्हें कुछ उजरत दे देते, जिससे घर के अफराद को खाना नसीब होता। चलिए सबक आगे बढ़ता है और यहाँ पर जिस इलाके में मुसन्निफ़ा दूसरे सयाहों के साथ अपने रहनुमा, अपने गाइड कैनन के पीछे पीछे घूम रही हैं और जो मुशाहिदा कर रही हैं वो हमारे साथ बांट रही हैं। और मुसन्निफ़ा बताती हैं कि सयाह एक गरीब खस्ता हाल ख़ानदान के घर में, कच्चे घर में पहुँचे और उन्होंने देखा जो 2 कमरों का घर था, जो 2 कमरों का मकान था, वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि दरो दीवार के रंग उड़ा हुआ था, बहुत बदहाल था। दरो दीवार बहुत बदहाल और उड़ा हुआ रंग था उनका, और बहुत ही छोटे छोटे कमज़ोर सुतूनों पर एक टीन की छत थी। बात सहन में ही एक बाथरूम था, जिसे हमसाए यानी पड़ोसी भी इस्तेमाल करते थे। 2 कमरे के इस घर में कुल मिलाकर 9 अफराद रहते थे। एक छोटा कमरा और उसके बीच में एक मेज़ थी, जिसकी वजह से चलने की जगह भी नहीं हो रही थी। एक छोटे कमरे में एक बिस्तर और एक मेज़ थी, जिसके दरमियान से चलने की जगह भी नहीं हो रही थी। छोटी सी खिड़की से रोशनी भी, मुसन्निफ़ा कहती हैं, सहमी सहमी आ रही थी, यानी कुशादा बिल्कुल नहीं था, ना रोशनी का अच्छा इंतज़ाम था। इसलिए मुसन्निफ़ा कह रही हैं कि रोशनी भी भरपूर रोशनी नहीं आ रही थी, बिल्कुल मामूली सी रोशनी थी। इसीलिए कह रही है मुसन्निफ़ा कि छोटी सी खिड़की से सहमी हुई रोशनी अंदर आ रही थी। एक कमरा ज़ईफ़ बाप के लिए था, जो बिल्कुल रोशन नहीं था। छोटा सा पुराना बिस्तर था और छोटी सी रंग उड़ी हुई मेज़ थी। इस कमरे के एक कोने में बोसीदा कुर्सी पर, यानी
टूटी फूटी कुर्सी पर, पुरानी कुर्सी पर एक 9 उम्र लड़की बैठी हुई थी और वो कुछ रिसाला पढ़ रही थी। वो कोई रिसाला पढ़ रही थी। उस लड़की के चेहरे पर बेजारी के आसार थे, गुस्से के, गम के आसार थे, जो मुसन्निफा ने देख लिए थे। और साथ ही उन्होंने ये भी देख लिया था कि वो लड़की बड़ी ही खुददार है। तो खुददार है इसीलिए वो परेशान है, उसके चेहरे पर बेजारी के आसार हैं, वो बेजार है, वो गम और गुस्से से भरी हुई है उसकी निगाहें, इसलिए क्योंकि शायद उसे पसंद नहीं है कि उसका घर, उसके घर की चीज़ें एक तमाशे की तरह लोग देखें। उनकी बेबसी, उनकी गरीबी और उनके ख़ानदान के लोग, ये कोई नुमाइश का सामान नहीं है कि जिसे लोग आए और देखें कि अरे कितनी गरीबी में लोग रहते हैं, कैसे हालात में लोग रहते हैं, ऐसे हालात में लोग कैसे गुजर बसर करते हैं। तो हम कोई तमाशा नहीं है और लोग इसी तरह देख रहे थे। इस चीज़ को मुसन्निफा ने, इस चीज़ को उस लड़की ने जो महसूस कर रही थी, वो लड़की, मुसन्निफा ने भी इसको भांप लिया था। और करीब जाते हुए उस लड़की से मुसन्निफा ने पूछा कि क्या तुम यहीं रहती हो। वो बहुत सारी बातें करना चाहती थी, लेकिन उस लड़की ने बड़ा रूखा सा जवाब दिया कि यकीनन मैं यहाँ हूँ तो मैं यहीं रहती हूँ, ये कैसा सवाल है तुम्हारा। तो उसका जो लहजा था, उसका जो बात करने का तरीका था, उससे बहुत कुछ जाहिर हो रहा था। ठीक है, तो वहाँ का ये दस्तूर था कि लोग जो वहाँ पे सयाह आते थे तो वो गरीब इलाकों में भी जाते थे और उनका हाल देखते थे और जो है उनको कुछ पैसे उजरत के तौर पर दे जाते थे, जिससे उनके घर के अफराद का जो है उनको खाना और दूसरी चीज़ें नसीब होती थी। लेकिन उस लड़की को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी कि लोग हमारी गरीबी को एक तफरी का सामान समझें, जो मुसन्निफा ने अच्छे से भांप लिया था। चलिए अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। तमाम सयाह बेनियाजी से उस घर के रहने वालों की कठिन जिंदगी को तफरीही नजरों से देखकर बाहर निकल गए थे, कुछ पैसे देकर, जो एक रस्म थी। मगर जिंदगी के ये तज़ाद परवीन के लिए मुअम्मा थे। सब सयाह उस घर से यूं बाहर निकल आए जैसे कोई दिलचस्प फिल्म देखकर सिनेमा हॉल से बाहर निकले हों। नंगे पांव और फटे पुराने कपड़ों में मासूम बच्चे भी सयाहों के पीछे पीछे चल रहे थे। शायद उनके लिए ये लोग अजूबा थे। एक बच्चा तकरीबन 7 साल का फराज के करीब आ गया और उसने बिला झिझक फराज से बातें शुरू कर दी। वो फराज के पेशे के बारे में पूछ रहा था। बच्चे जहन के पुख्ता सवाल ने परवीन को हैरान कर दिया। फिर उस लड़के ने कहा कि मैं वकील बनना चाहता हूँ। परवीन उस मासूम के ख्वाब के मुतालिक सुनकर हैरत ज़दा थी, कुछ उदास भी। अब तकरीबन 20 बच्चों का झुंड सयाहों के साथ साथ चल रहा था। कैनन से इजाज़त लेकर परवीन ने उन बच्चों के लिए चॉकलेट और खिलौने खरीदे। वो बारी बारी उनमें ये सौगात बांट रही थी। फराज ने उन बच्चों से बातें शुरू की तो एक झुंड चला आया उसके इर्द गिर्द, जैसे वो उनका पुराना दोस्त हो। परवीन की आंखें फराज की नरमी, रहमदिली और इंसानियत देखकर नम हो गई। फराज भी बच्चों को खिलौने और बिस्किट खरीद कर दे रहा था। वो उनका हीरो बन गया था। वारिस अपने बेटे को फख्र के साथ देख रहे थे। परवीन के लबों पर मुस्कुराहट थी और उसकी पलकें भीगी हुई थीं। इस पैराग्राफ के साथ ही सबक तो ख़त्म हो रहा है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये जो तज़ाद, जिस तज़ाद का जिक्र यहाँ पे मुसन्निफा ने किया है, आप इसको हमेशा ज़िंदगी पर याद रखिए और कोशिश करें, हमेशा कोशिश कीजिए कि आप जब भी मुमकिन हो आप अपने आप को इस काबिल बनाइए कि आप लोगों के काम आ सकें। चलिए मैं इस पैराग्राफ को समझाने की कोशिश करती हूँ। सभी सयाह जो है उस घर से, जिस घर में वो लड़की बैठी थी, और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि कोई एक तमाशे की तरह हमारे घर का चक्कर लगाए और बाहर निकल जाए। तो लेकिन वहाँ का ऐसा ही दस्तूर था। तो दस्तूर के मुताबिक सभी सयाह जो है वो बड़ी बेनियाजी के साथ, बड़ी बेरहमी के साथ उस घर के रहने वालों की कठिन जिंदगी को एक तफरीही नज़रों से देखकर घर से
बाहर निकल गए, कुछ पैसे देकर, जो एक रस्म थी। तो कुछ पैसे दे दिए। मुसन्निफा ने इसलिए इसको कहा है कि रस्मन एक रकम अदा करके वो वहाँ से निकल गए, जैसे उनको उस पर तरस आ रहा था, उनको रहम आ रहा था, लेकिन उनकी वो एक छोटी सी रकम उनके हाल में क्या बर्तरी कर सकती थी, क्या बेहतर कर सकती थी उनकी ज़िंदगी। इसीलिए मुसन्निफा कह रही हैं कि ज़िंदगी का ये तज़्ज़ात मेरे लिए, परवीन के लिए एक मुअम्मा था, एक पहेली थी कि क्यों ऐसा फ़र्क है कि इस दुनिया में कुछ इतने अमीर हैं कि वो तफरीह के लिए बाहर निकले हैं, वो सयाहत के लिए बाहर निकले हैं, घूमने के लिए बाहर निकले हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अपने घर में बैठे हैं, बेजार हैं, जिनके पास 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम नहीं है। सब सयाह उस घर से यूं बाहर निकल आए जैसे कोई दिलचस्प फिल्म सिनेमा हॉल से देखकर वो बाहर निकलते हैं। तो ये चीज़ जो है बहुत ही तकलीफ़दा है कि हम किसी की गरीबी को भी तफरीह का सामान समझते हैं, जब हमारे पास ये नहीं, यानी हमारे पास अगर पैसे हो तो हमको किसी की तकलीफ मालूम ही नहीं होती। ऐसे पैसे किस काम के। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बताती है मुसन्निफा के नंगे पांव और फटे कपड़ों में कुछ बच्चे, कुछ मासूम बच्चे जो हैं सयाहों के पीछे पीछे हो गए, शायद इसलिए कि ये लोग कोई अजूबा थे, यानी अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने हुए घूमने निकले हुए लोग उन बच्चों को बड़े अच्छे लग रहे थे, भले मालूम हो रहे थे, अजीब लग रहे थे, इसलिए वो बच्चे इनके पीछे पीछे आ रहे थे। और मुसन्निफा का जो बेटा है उससे करीब आ गया एक बच्चा, बहुत करीब आ गया और उससे बातें करने लगा, बिला झिझक बातें करने लगा फराज से, और उसने पूछा कि तुम क्या काम करते हो। तो मुसन्निफा को बहुत ताज्जुब हुआ मासूम से बच्चों के ऐसे भारी भरकम सवाल सुनकर। मुसन्निफा को बहुत ताज्जुब हुआ और उसको वो इस तरह कह रही हैं कि कच्चे जहन, यानी जिसको अभी तक कुछ पता नहीं है, जिनकी खेलने कूदने की उम्र है, वो ऐसे मोटे मोटे सवालात कर रहे हैं, ऐसे भारी भरकम सवालात कर रहे हैं कि उन्होंने सीधे फराज से पूछ लिया कि तुम्हारा पेशा क्या है, तुम क्या करते हो। तो परवीन मुसन्निफा जो है हैरान थी उनके इस सवाल से। और बाद में उस लड़के ने फराज को ये भी बताया कि तुम क्या करते हो, और फिर अपने बारे में बताया कि मैं वकील बनना चाहता हूँ। तो मुसन्निफा उसके इस मासूम ख्वाब पर भी बहुत ज़्यादा हैरत भी हुई उनको, और फिर वो उदास भी हो गई कि ये बच्चा ख्वाब देख रहा है। कितना ताज्जुब है कि इतनी बुरी हालत में भी ये बच्चा ख्वाब देख रहा है कि वो कुछ बनेगा ज़िंदगी में, कुछ अच्छा करेगा ज़िंदगी में। और उदास इसलिए हो गई कि इस बच्चे को, ये ख्वाब को पाने के लिए इस बच्चे को कितनी मुश्किलों से जूझना पड़ेगा। मुसन्निफा ऐसा नहीं सोच रही हैं कि ये बच्चा ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, लेकिन ये बच्चे के सामने जो मुश्किलों का पहाड़ है वो नज़र आ रहा है मुसन्निफा को, इसलिए वो उदास हो गई। लेकिन वो उसके अज़्म की दाद भी देती हैं। उसके अज़्म ने, उस बच्चे के मासूम ख्वाब ने उनको हैरान भी कर दिया है, और उसकी मुश्किलों को सोचकर वो उदास भी हो गई हैं। अब जब एक बच्चा आया तो उसके पीछे और 20 बच्चों का झुंड जो है वो सयाहों के साथ साथ चलने लगा, कुछ उम्मीद में चलने लगा। शायद वो बच्चे हमेशा ऐसे ही करते होंगे, बहुत कम लोग वहाँ पे आते होंगे, और जो आते होंगे वो कुछ देकर जाएंगे हमको, इस उम्मीद में वो बच्चे उनके पीछे पीछे आ रहे थे। तो अपने गाइड की इजाज़त लेकर मुसन्निफा ने भी उन बच्चों को चॉकलेट और कुछ खिलौने खरीद कर दिए, और बारी बारी वो उनको ये सब चीज़ें बांट रही थी। और फराज भी उन बच्चों से बातें कर रहा था, और कुछ ही देर में बहुत सारे बच्चे जो हैं, बहुत सारे बच्चों का झुंड उसके इर्द गिर्द जमा हो गया। वो उनसे बातें कर रहा था। उन बच्चों को ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुराना दोस्त उनको मिल गया है। परवीन ये सारी चीज़ें देख रही थी, बड़ी नर्म आँखों से देख रही थी परवीन कि मेरे बच्चे के अंदर कितनी नर्म दिली है। अपने बच्चे की ये खूबी देख रही थी परवीन अपनी आँखों से कि मेरा बच्चा कितना नर्म दिल है, कितना रहम दिल है, इंसानियत से भरा हुआ है। और ये देखकर परवीन की आंखें भर आईं। फराज भी बच्चों को खिलौने और चॉकलेट खरीद कर दे रहा था, और वो उन मासूम बच्चों का कुछ वक्त के लिए ही सही हीरो बन गया था। हीरो वही होता है ना जो हमारे लिए मुसीबतों को दूर कर देता है, हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आ जाता है, ऐसा होता है हीरो।
फराज भी उन बच्चों का हीरो बन गया था, उनके करीब हो गया था वो। और वारिस जो मुसन्निफ़ा के शौहर हैं, वो अपने बेटे को बड़े फ़ख्र के साथ देख रहे थे कि मेरे बच्चे के अंदर कितनी इंसान दोस्ती है, इंसानियत से भरा हुआ है मेरे बच्चे का दिल। और परवीन के लबों पर मुस्कुराहट थी, अपने बच्चे को देखकर, अपने बच्चे की अच्छे सलूक को देखकर मुसन्निफ़ा मुस्कुरा रही थी और साथ ही उनकी पलकें भी भीगी हुई थी। पलकें भीगी हुई इसलिए थी, ये देखो खुशी और गम की कैसी है आमेज़श है, ये कैसा लम्हा है ये कि जब हमारे लब मुस्कुरा रहे हैं और हमारी आंखें भीगी हुई हैं, यानी फ़ख्र और खुशी जब एक साथ मिल जाते हैं तो ऐसा होता है हमारे साथ कि हमारा चेहरा जो है वो मुस्कुराता रहता है, लेकिन हमारी आंखें भीगी हुई रहती हैं। यानी मुसन्निफ़ा ने इससे पहले कहा है कि हम जब सयाहत के लिए कहीं जाते हैं, कि एक जगह से दूसरी जगह जब हम जाते हैं, तो हमें सिर्फ हमारी खुशी के लिए सयाहत नहीं करनी चाहिए, किसी के गम को गलत करने के लिए भी हमको घर से पाँव बाहर निकालना चाहिए। और ये चीज़ मुसन्निफ़ा ने अपने बच्चे को सिखाई। आज ऐसा मुसन्निफ़ा को शायद लग रहा है कि उन बच्चों से मिलकर मेरे बच्चे में जो तब्दीली आई, जो खूबियाँ उसकी बाहर आई हैं, वो बच्चों से बहुत अच्छे से बात कर रहा है, उनमें खिलौने और चॉकलेट्स बांट रहा है। और ये एक बहुत अच्छा तजुर्बा है जो मेरे बच्चे के साथ में, मेरे बेटे के साथ में हमेशा ज़िंदगी भर रहेगा। इस चीज़ को देखकर, अपने बच्चे की खूबियों को, वो बच्चे जो उससे मिलकर, फराज से मिलकर बातें करके खुश हो रहे थे और उसको अपना हीरो समझ रहे थे, अपना दोस्त समझ रहे थे, ये सारी चीज़ों को लेकर मुसन्निफ़ा के चेहरे पर मुस्कुराहट है, उनकी पलकें भी भीगी हुई हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सबक समझ आ गया होगा और आपको इसके सवाल जवाब करने में अभी कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे मैं इससे पहले के जो पार्ट 1 था उसमें मैंने बताया है कि हर सबक को 2 से 3 बार पढ़िए, आपको खूब अच्छी मालूमात हो जाएगी इसकी। अब तक आप लोगों ने मेरे वीडियोस को देखा, मेरी कोशिशों को सराहा, पसंद किया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी अपनी इनायतें, अपनी मोहब्बतें मेरे चैनल पर इसी तरह बरकरार रखिए। मेरे वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए, मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।